अब हमने कुछ क्वेश्चंस देखने हैं बेटा। अब हमने कुछ क्वेश्चंस देखने हैं कूलम्स लॉ पे बेस्ड, न्यूमेरिकल प्लस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखना है कि कैसे करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंपेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कूलम्स लॉ में पढ़ा भी था कि कूलम फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब कूलम फोर्स से है, तो अब हमें देखना है कि ये इससे बहुत स्ट्रॉन्गर है। तो हम कैसे चेक करेंगे, इसको भी बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करना है, तो डिवाइड करूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आ गया बेटा 1/4πε0। कौन है? दो इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब E इंटू ई, इनके बीच का डिस्टेंस r²। और अगर अब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं G, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई r², G m1 m2 बाई r², r² से r² कैंसिल। तो बेटा ये बच गया 1/4πε0 इंटू E² बाई G me²। ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है। दो प्रोटॉन हो तो ऊपर वाली टर्म तो सेम रहेगी, मास ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हो तो एक मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चार्ज तो सेम ही होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए, टर्म आ गई। अब अगर मैं कैलकुलेशन बात करूं, हम एयर में मान रहे हैं, 1/4πε0 का मतलब 9 × 10⁹। ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, दिस इज 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइड बाई G 6.67 × 10⁻⁻11। आपने पढ़ा हुआ होगा 11th क्लास में G की वैल्यू होती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 9.1 × 10⁻31 का स्क्वायर। अब मैं यहां से कैलकुलेशन करता हूं बेटा, ध्यान से देखना। 9 × 1.6 × 1.6 बाई 6.67 × 9.1 × 9.1 इंटू 10 की पावर देखनी पड़ेगी कितनी आती है, बड़े ध्यान से। यहां 10 की पावर 9 है, ये -38 है, तो ये हो गया 10 की पावर 9 -38। क्लियर है? ये -11 है, ऊपर जाएगा तो +11। ये -62 है, ऊपर आएगी तो +62। समझ में आ गया मैंने क्या किया बेटा? ये 10 की पावर्स को एक साथ लिख लिया और बाकी सारी टर्म्स को एक साथ लिख लिया। तो यहां से क्या बन गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशो। देखते हैं बेटा, अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेट करता हूं तो 9 से 9 कैंसिल। क्लियर है? ये लगभग गया बेटा 1.6 6.7 4 पे गया। 1.6 × 4 1.6 × 6 मान ले, 4 पे गया। 1.6 × 4 6.4 होता है, उससे इसको कैंसिल कर दिया। अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं। ये बेटा 4 पे 0.4 गया। हाँ बेटा क्लियर है? ये कितना आ गया? 0.4 बाई 9 अप्रोक्सीमेशन कर दिया इंटू 10⁻। देखते हैं, 62 + 11 73, 73 + 9 82, 82 - 30 52, 52 - 8 44। हाँ बेटा क्लियर है? अब मैं इस दो पावर को इसके साथ लिख देता हूं, तो ये आ गया 40/9 इंटू 100 कर दिया ना, इंटू 10 की पावर 42। दिस इज 9 4 × 36 4, फिर 9 4 × 36 इंटू 10 की पावर 42। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, ये 10 की पावर 42 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। समझ आ गया मैंने क्या कहा? अप्रोक्सीमेशन ऑर्डर का मतलब होता है 10 की पावर में लिखना है। यहां से आप ये देख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर टू इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 42। और अगर ये वैल्यू है तो यहां से आपको ये पता लग गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपको समझ में आ गया बेटा मैंने कैसे किया है? कंपेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स की जगह प्रोटॉन होता तो मास प्रोटॉन कहा जाता, मास अलग होता तो 10 की 36 के आसपास आंसर आता। वो किसके आसपास आंसर आता? 10 की पावर 36 के आसपास आंसर आता। सेकंड क्वेश्चन क्या है?
What is the minimum force between two charge particle separated by a distance of 16 सेंटीमीटर in air? अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। हमें दो चार्ज पार्टिकल के पॉइंट चार्ज मान के उनके बीच में फोर्स निकालनी है। 1/4πε0 Q1 Q2 by R square is the formula। अब बड़े ध्यान से देखना है, अगर मुझे मिनिमम फोर्स निकालनी है तो ये चार्ज भी मुझे मिनिमम लेने हैं, और अगर मुझे मिनिमम चार्ज की बात करनी है तो ये आ गया 1/4πε0। पहले ऑब्जेक्ट पर पहले पॉइंट चार्ज पे मिनिमम पॉसिबल चार्ज हम पढ़ चुके हैं, ई होता है, तो ये भी ई, ये भी ई, तो ये आ गया बेटा ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कैलकुलेशन करता हूं, दिस इज 9 इंटू 10 की पावर 9। E की वैल्यू, E is the charge on an electron, that is 1.6 into 10 की पावर -19 का स्क्वायर by R 16 सेंटीमीटर, that is 16 into 10 की -2 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा? कैलकुलेशन करता हूं इसको सोल्व करने के लिए। ये आ गया 9 into 10 की पावर 9 into 1.6 into 1.6 by 16 into 16 into 10 की -38 और नीचे -4, ऊपर आया तो 10 की -34 बच गया। क्लियर है बेटा? ये कैंसिल हुआ 10 पे, ये भी कैंसिल हुआ 10 पे। ठीक है, ये क्या बचा? आंसर कितना आया आपका? 9 इंटू, बेटा ये 10 की पावर 2, 9 - 2 7, -34 + 7 दैट इज -27। क्लियर है? दिस न्यूटन इज योर आंसर। कंसेप्ट समझना है बेटा, मैंने क्या कहा है कि फोर्स कैसे निकालनी है, क्या फॉर्मूला लगाना है फोर्स के लिए। हाँ बेटा, ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू सोप बबल व्हेन इट इज गिवन पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? कोई भी चार्ज दूं तो सोप बबल को क्या होता है। अब आपको थोड़ा सा 11 चैप्टर में जाना पड़ेगा, सरफेस टेंशन के टॉपिक पे। वहां पे हम सोप बबल पढ़ते थे। सोप बबल, कोई भी बबल हो, एयर के बबल को छोड़कर सोप सॉल्यूशन का बबल हो, तो उस बबल में दो सरफेस होते हैं। कितना सरफेस होता है? दो। व्हेनेवर ए सोप बबल इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, चाहे पॉजिटिव दूं चाहे नेगेटिव दूं, दो सरफेस होंगे, दोनों पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को एक्सपेंड करेगा, इट विल एक्सपेंड एंड द साइज ऑफ द बबल विल इंक्रीज। मतलब सोप बबल की रेडियस क्या कर जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि सोप बबल में दो सरफेस होते हैं, और जब मैं जब चार्ज दूंगा तो दोनों सरफेस पे आएगा, और दोनों सरफेस पे चार्ज आएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा बेटा? रिपेल करेगा, या नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। इसकी वजह से सोप बबल पे जब भी हम कोई चार्ज देंगे तो वो सोप बबल का साइज बढ़ जाएगा, उसकी रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। टू चार्ज पार्टिकल्स ईच हैविंग चार्ज q and mass m are in equilibrium due to their mutual electrostatic and gravitational force when separated by distance d. Find the specific charge ratio. What do you mean by specific charge? Specific charge का मतलब होता है बेटा q by m। तो अब हम इसको समझते हैं, क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। कह रहा है दो चार्ज पार्टिकल हैं, d डिस्टेंस से सेपरेटेड है, q चार्ज है, m मास है, q चार्ज m मास है, इक्विलिब्रियम में है। इन लिखा हुआ बेटा आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है q by m। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पर बड़े ध्यान से समझना है कंसेप्ट को। क्या ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो बेटा इधर लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और यहीं से ये मास है, इसका भी मास है, मास दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इधर लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो यहां से यह पता लग गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है। अब यहां से आपको पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, वैल्यू इक्वल होनी चाहिए।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 q स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और यहां से ये आ गया g m1 m2 का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमने यहां से q बाई m निकालना है, तो मैंने यहां से q स्क्वायर बाई m स्क्वायर निकाल दिया, दैट इज 4πε0 g। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से मेरे पास रिजल्ट आ गया q बाई m, जिसको मैं स्पेसिफिक चार्ज बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं बेटा? स्पेसिफिक चार्ज, जिसकी वैल्यू आ गई √4πε0 g। क्लियर है? ये मेरा आंसर आ गया। अब अगर मुझे इसकी कैलकुलेशन भी करनी हो तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आप इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो। 4πε0 की वैल्यू आपको पता है, g की वैल्यू आपको पता है, वैल्यूज पुट करोगे कूलम पर केजी, ये आपका आंसर आ जाएगा अगर आप ऐसा यूनिट में वैल्यू पुट करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। If Coulomb force depend directly proportional to the distance between the charges, then what will be the nature of force between a charged body and a neutral body? अब देखते हैं बड़े ध्यान से। ये मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, इसके पास मैं कोई चार्ज बॉडी लेके आ गया, तो बेटा क्या होता है, इधर नेगेटिव आ जाता था, आपको याद हो तो, इधर उतना ही पॉजिटिव आ जाता था। ठीक है, अब क्या है, अभी तक कूलम्स लॉ में फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती थी। अब पास नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ऐसा है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, पास नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव दूर है तो रिपेल कम करेंगे, क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होती थी, रिपल्सिव फोर्स कम होती थी। इसीलिए न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स चार्ज ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? अब क्या है, अब दूसरा केस है कि जो कूलम फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। अब ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, देखते हैं। अब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पास है, तो आर कम है तो फोर्स भी क्या होगी बेटा, कम होगी, क्योंकि ये पास में है, आर कम हो गया। तो इस केस में अट्रैक्टिव फोर्स, पास है तो आर कम है तो फोर्स कम होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो आर ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगी। अट्रैक्टिव फोर्स कम है, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है। क्या है बेटा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है। इसीलिए इस केस में अब रिपल्शन डोमिनेट कर रही है, तो न्यूट्रल बॉडी विल बी रिपेल्ड बाय चार्ज बॉडी। अब न्यूट्रल बॉडी और चार्ज ऑब्जेक्ट में रिपल्शन होगी। पहले अट्रैक्शन क्यों होती थी, क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर थी। अब फोर्स इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। और बिल्कुल सेम लाइन पे अगला क्वेश्चन है, अगर ये फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ आर हो जाए, अगर फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ आर हो जाए, जैसा दिया हुआ है, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ आर हो गई तो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रही। अब जितना ये वाला Q1 होता है उतना ही ये चार्ज होता है, क्योंकि न्यूट्रल में तो टोटल चार्ज तो जीरो ही रहेगा। इसीलिए अट्रैक्टिव फोर्स विल बिकम इक्वल टू कौन सी फोर्स बेटा, रिपल्सिव फोर्स के इक्वल हो जाएगी। तो नो इंट्रैक्शन बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट एंड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है, अब जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है वो चार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ ना तो अट्रैक्ट होगा ना रिपेल होगा। पहले अट्रैक्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर थी। अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो रही है तो आर बढ़ने से रिपल्सिव फोर्स बढ़ रही है तो रिपेल हो रहा है। अगर फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ आर हो जाए तो क्या होगा बेटा, ना अट्रैक्ट होगा ना रिपेल होगा। मैंने चार्ज के साइन में मैंने पहले भी बताया था आपको कि कूलम्स लॉ में हमें चार्ज के साइन के बारे में कुछ भी नहीं देखना होता, हमें सिर्फ चार्ज की मैग्नीट्यूड लिखनी होती है, उसके अंदर डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन बताता होता है।
अगला क्वेश्चन है प्लॉट द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विद 1/r² फॉर दिस एंड दिस पेयर वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। बड़े ध्यान से समझना है, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में 3-4 साल पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, डाटा मैंने चेंज किया है, कंसेप्ट वही है। बड़े ध्यान से समझना है कि हमें इसको कैसे करना है। सबसे पहले मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखूंगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 r²। क्लियर है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू 1/r²। मुझे ग्राफ बनाना है 1/r² में और फोर्स में, तो मैं एक को x मान लेता हूं, एक को y मान लेता हूं। अगर ऐसे लिखूं तो ये मेरे पास आ गया Q1 Q2 4πε0 x, एक y एक x, तो ये ग्राफ ऐसा। अब आप यहां से देख सकते हो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। जब दोनों की पावर 1 हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन एक दूसरे को, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन आएगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। जब भी y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऐसा आता है। तो अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पे, बड़े ध्यान से समझना बेटा, दूसरा ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, इस स्ट्रेट लाइन का एक स्लोप होगा, स्लोप होता है m से लिखते हैं, और वो कितना होगा बेटा, वो होगा Q1 Q2 4πε0। Q1 Q2 4πε0। समझ में आ गया ना क्यों? हाँ बेटा क्लियर है यहाँ तक? क्यों? y इक्वल टू mx, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। अब अगर मैं पहले पेयर के लिए देखूं, इधर मुझे फोर्स है मेरे पास, इधर मेरे पास 1/r² है। बड़े ध्यान से ग्राफ समझना है। अगर मैं फर्स्ट के लिए देखूं, ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो फोर्स रिपल्सिव आएगी, और रिपल्सिव फोर्स को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं कि नेगेटिव कंसीडर करते हैं? लास्ट क्लास में हमने पॉइंट पढ़ा था कि रिपल्सिव फोर्स इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव वेयर एज अट्रैक्टिव फोर्स इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये रिपल्सिव फोर्स आएगी, रिपल्सिव फोर्स है तो फोर्स पॉजिटिव है, फोर्स पॉजिटिव है तो ग्राफ बेटा कहां पे आएगा? ऊपर आएगा। ये ग्राफ आ गया फॉर पेयर 1, फर्स्ट पार्ट के लिए ग्राफ आ गया, जिसका ये वाला एंगल मैंने θ1 मान लिया। स्लोप का मतलब tan θ से होता है। अब अगर मैं दूसरे को देखूं, इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो फोर्स अट्रैक्टिव आएगी, अट्रैक्टिव फोर्स आएगी, तो बेटा अट्रैक्टिव में तो फोर्स नेगेटिव मानेंगे। तो ये दूसरे का ग्राफ आ गया, ये सेकंड के लिए ग्राफ आ गया बेटा, और इस एंगल का नाम मैंने θ2 रख दिया। ठीक है? अब यहीं से दूसरी चीज आपको जो समझनी है, क्या स्लोप होता है tan θ, किसका? देखो 1/4πε0 दोनों में सेम है, जिसमें चार्ज की, दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट ज्यादा होगी उसका स्लोप ज्यादा होगा, उसका एंगल ज्यादा होगा। इसमें मल्टीप्लाई 12 है और इसमें मल्टीप्लाई 8 है मैग्नीट्यूड की, तो बेटा किसमें मल्टीप्लाई ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, मतलब इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, इसलिए θ1 θ2 से क्या होना चाहिए बेटा? ज्यादा होना चाहिए। कोई डाउट यहां तक? क्यों? क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है। यहीं से अगर मैं कह दूं कि मुझे tan θ1 की वैल्यू निकालनी है, tan θ1 मींस पहले का स्लोप क्या है? Q1 Q2 का मतलब 12 इंटू 10 की -12। क्यों बेटा? ये भी 10 की -6, ये भी 10 की -6 बाय 1/4πε0, दैट इज 9 इंटू 10 की पावर 9। तो जो पहली ऊपर वाला फर्स्ट ग्राफ है, उसका जो स्लोप आया वो 12 9 जा 108 इंटू 10 की पावर -3। अगर ऐसे ही मुझे दूसरे का स्लोप निकालना हो, जिसको मैं tan θ2 लिखूंगा, वो भी Q1 Q2 की मैग्नीट्यूड 2 4 8 इंटू 10 की पावर -12 बाय 1/4πε0 और 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। जैसे आपने सोल्व किया, ये दूसरे का स्लोप आ गया m2 इक्वल टू tan θ2 दैट इज इक्वल टू 72 इंटू 10 की -3। इस क्वेश्चन में, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, फोर्स और आर में ग्राफ नहीं है, फोर्स और 1/r² में ग्राफ है, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया है। और इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि रिपल्सिव फोर्स इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव वेयर एज अट्रैक्टिव फोर्स इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया है पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स
such that force between that two parts is maximum when separation between the parts is A. Find the ratio of the charge on both the parts and maximum force between both the parts. तो बेटा मेरे पास Q चार्ज है, मैंने इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, एक पोर्शन की वैल्यू स्मॉल q रख दी तो दूसरे की Q माइनस Q होगी। क्लियर है? अब अगर मुझे स्मॉल q पता लग गया तो दूसरा पार्ट अपने आप पता लग जाएगा। अब इन शॉर्ट ये आ गया कि एक पार्ट ये स्मॉल q हो गया और दूसरा पार्ट ये कैपिटल Q माइनस स्मॉल q हो गया। क्लियर है? इनके बीच का डिस्टेंस a रख लिया जो फिक्स है और बोला अब इनके बीच में ये फोर्स मैक्सिमम है। ठीक है, तो पहले मैं इनके बीच में फोर्स निकालता हूं, जब कुछ नहीं बोला हो तो हम फोर्स एयर में मानते हैं, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाय a स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला। अब बेटा दो चीजें हैं, बड़े ध्यान से समझना है, एक तो डिफरेंशिएशन से करते हैं इसको और एक शॉर्टकट से करते हैं। पहले डिफरेंशिएशन से करते हैं फिर शॉर्टकट बताता हूं। कोई भी चीज मैक्सिमम हो, फॉर f टू बी मैक्सिमम, कोई भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम तब होती है जब उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाए। यहां पर वेरिएबल चीज स्मॉल q है, कैपिटल Q फिक्स है, a फिक्स है, 1/4πε0 की वैल्यू फिक्स है। जो वेरी कर सकता है फर्स्ट पार्ट है Q। अगर फर्स्ट पार्ट में कुछ भी रखूं तो सेकंड पार्ट अकॉर्डिंगली चेंज करेगा। मेरे लिए वेरिएबल स्मॉल q है और किसी भी चीज को मैक्सिमम होने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए एंड उसका बेटा सेकंड डेरिवेटिव, कौन सा डेरिवेटिव? सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए तो मैक्सिमम होती है, और मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो एंड सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। तो बेटा मेरे पास ये जो फोर्स का फॉर्मूला आया, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q माइनस q स्क्वायर बाय a स्क्वायर मल्टीप्लाई करके। अब मैं क्या करता हूं, जहां से मैं df बाई dq निकालता हूं, पहले डेरिवेटिव निकालता हूं। डेरिवेटिव करने के लिए देखो 1/4πε0 a स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको मैंने बार दिया। अब ये जो डेरिवेटिव बचा, ये डेरिवेटिव इसका बच गया कैपिटल Q स्मॉल q माइनस q स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव करते हैं 1/4πε0 a स्क्वायर ऐसे का ऐसे। बेटा ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऐसे का ऐसे, q का डेरिवेटिव 1 माइनस q स्क्वायर का डेरिवेटिव 2q। ये आ गया समझ में क्या किया मैंने? बेटा फर्स्ट q तो कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है फिक्स। स्मॉल q का डेरिवेटिव q के रिस्पेक्ट में 1 माइनस q स्क्वायर का डेरिवेटिव 2q, और df बाय dq हमें कितना पुट करना है बेटा? जीरो पुट करना है क्योंकि फोर्स मैक्सिमम चाहिए। तो यहां से आ गया कैपिटल Q माइनस 2q इक्वल टू जीरो, तो यहां से q की वैल्यू आ गई q/2। ऑन द सेम लाइन जब आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल के देखोगे और सेकंड डेरिवेटिव में q की वैल्यू q/2 रख के देखोगे, वो कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि वो जरूरत नहीं होती, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव से ही आंसर पता लग जाता है, तो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए होता है। तो यहां से ये पता लग गया कि f विल बी मैक्सिमम इफ q इज इक्वल टू q/2। समझ में आ गया? तो अगर मैं चार्ज ऑन फर्स्ट पार्ट देखूं, पहले पार्ट पे जो चार्ज है वो स्मॉल q था और स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? q/2। तो व्हाट इज द चार्ज ऑन सेकंड पार्ट? अगर मैं सेकंड पार्ट पे चार्ज देखूं, दैट इज q माइनस q था, सोल्व करूं तो q/2 आ गई। समझ में आ गया मैंने क्या कहा बेटा? फर्स्ट पार्ट पे भी चार्ज आ गया, सेकंड पार्ट पे भी चार्ज आ गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन पार्ट्स? किस रेशियो में चार्ज आया बेटा? वो आया 1:1। कई बार पूछ लेता है कैपिटल Q रेशियो स्मॉल q, तो वो 2:1 है। अगर पूछ ले Q1 रेशियो Q2, तो वो कितनी है बेटा? वो 1:1 है। हाँ भी समझ में आ गया? यही से अब उसने कहा हमें फोर्स भी बतानी है। अब मैक्सिमम फोर्स कितनी होगी? अब आप बड़े ध्यान से देख सकते हो, यहां पर आपको इस Q की जगह q/2 रखना है, दूसरे की जगह भी q/2 into q/2 दैट इज q स्क्वायर बाय 4। तो रिजल्ट कम्स आउट टू बी 1/4πε0 q स्क्वायर
बाय 4a²। ये आपका मैक्सिमम फोर्स आ गई। ये सेकंड पार्ट का आंसर है और ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। आपको कैसे करना है, फोर्स मैक्सिमम कब होगी, उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या कंसेप्ट लगेगा, वो आपको ऐसे देखना है। बेटा आप इसी क्वेश्चन का शॉर्टकट देख रहे हैं कि हम इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं। अब यहां से बड़े ध्यान से देखो, फॉर एफ टू बी मैक्सिमम, एफ को मैक्सिमम होने के लिए Q इंटू क्यू माइनस क्यू मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना कि मेरे पास मान लो एक नंबर है 10, मैंने उसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, एक बार 1 में और 9 में, एक 2 और 8 में, एक 3 और 7 में, 4 और 6 में, 5 और 5। मैंने इन दो नंबर, इस 10 वाले नंबर को दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, जैसे क्यू चार्ज को किया है ना, एक पार्ट ऐसा तो दूसरा ऐसा, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, क्योंकि ये तो दोनों नंबर की प्रोडक्ट है। अब इसकी प्रोडक्ट देखो 9 आएगी, इसकी प्रोडक्ट 16 आएगी, इसकी प्रोडक्ट 21 आएगी, इसकी 24 आएगी, इसकी 25 आएगी, उसके बाद होता 6 4 तो फिर 24 हो जाती, फिर 7 3 होता तो 21 हो जाती। मतलब प्रोडक्ट मैक्सिमम यहां पर है जब दोनों नंबर इक्वल हो गए, 10 का हाफ हाफ हो गए। तो बिल्कुल सेम लाइन पर यहां से आ गया, फॉर एफ टू बी मैक्सिमम, एफ को मैक्सिमम होने के लिए ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगी। यहां से 2q विल बी इक्वल टू q आएगा, और यहां से q की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, q/2 आ जाएगी। q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q/2 आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो इससे एक बात पता लग गई कि आगे तो सेम का सेम है, फर्स्ट पार्ट q/2, पहले पार्ट पे चार्ज q/2, सेकंड पार्ट पे फिर चार्ज q/2। समझ में आ गया बेटा? दोनों चार्ज के, दोनों पार्ट्स के चार्ज की रेशो 1:1। मैक्सिमम फोर्स, यहां से मैक्सिमम फोर्स निकालनी हो तो भाई ये भी q/2, ये भी q/2 है, तो सेम लाइन पर 1/4πε0 q²/4a², दैट विल बी योर आंसर। इसमें विदाउट डेरिवेटिव का यूज किए आप इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से ऐसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, a charge particle minus q comma m is moving in circular orbit of radius r about a fixed charge particle having charge plus q. Find the speed and time period of the motion of the charge particle. अब हमें ये देखना है कि इसको हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन की सिचुएशन ये है कि ये मेरे पास एक प्लस क्यू फिक्स चार्ज पार्टिकल है, इसके अबाउट सर्कल में एक चार्ज पार्टिकल घूम रहा है जिसकी रेडियस r है। इसके अबाउट सर्कल में एक चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, यहां पर चार्ज पार्टिकल है -q, रेडियस r है, v स्पीड से घूम रहा है। क्लियर है? अब बेटा हमें ये पता है किसी भी चीज को, किसी भी पार्टिकल को सर्कल में घूमने के लिए एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, जो फोर्स सेंटर की तरफ आती है। और इस केस में नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स will be provided by the electrostatic force between both the charge particles. Necessary centripetal force will be provided by the electrostatic force between both the charge particles. आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कौन दे रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर तो इसका मतलब ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई बेटा 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q/r² इज इक्वल टू mv²/r। एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो यहां से जो स्पीड आ गई
स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q बाय mr, ये आपकी स्पीड है। हाँ बेटा क्लियर है यहाँ से। अब एक चक्कर पूरा लगाने में डिस्टेंस चलना पड़ेगा 2πr, स्पीड v है, तो यहाँ से जो टाइम पीरियड आएगा दैट टाइम पीरियड इज 2πr/v। कितना आएगा 2πr/v। तो जैसे ही मैं सोल्व करूं 2πr/v, v की वैल्यू इधर रखूं तो बेटा 4πε0mr ऊपर आएगा और q नीचे आएगा। तो यहां से मैंने अगर सिंप्लीफाई करके इसको मैं अंदर ले जाऊं इस टर्म को, और यहां से टाइम पीरियड मैं पूरा कैलकुलेट करूं, तो आप देखना ध्यान से, 2 का अंदर जाएगा 4, 4 4 जो 60, ठीक है, पाई स्क्वायर ये पाई क्यूब, एप्सिलॉन m r क्यूब बाय कैपिटल Q स्मॉल q विल बी आवर आंसर ऑफ टाइम पीरियड। और ये किसका है बेटा, स्पीड निकालने का तरीका है। एक क्या निकालने का तरीका आ गया टाइम पीरियड का, और दूसरे से हमने क्या निकाल ली बेटा, स्पीड निकाल ली। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q kept at A234 due to charge capital Q kept at B538 in vector form। तो बेटा मैं क्या करता हूं, डायग्राम बना, ये क्या है, ये पॉइंट है E, जिसपे मैंने यहां पर प्लस Q चार्ज रख दिया। ये पॉइंट है B, जहां पर मैंने ये वाला प्लस कैपिटल Q रख दिया। हमें फोर्स A वाले पे निकालनी है। तो बेटा एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये तो मेरे पास R वेक्टर A है, और ये मेरे पास R वेक्टर B है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B। पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो बेटा ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा। हमें ये वाली फोर्स निकालनी है। इस फोर्स के लिए मुझे ये वाली डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि इस फोर्स की डायरेक्शन ये है। इसका नाम R रख दिया। क्लियर है। तो सबसे पहले इस वेक्टर का नाम मैंने RBA रख दिया, ये B से A की साइड है। तो सबसे पहले मुझे RBA वेक्टर निकालना है, जिसको मैं क्या लिखूंगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू RA वेक्टर माइनस RB वेक्टर, RA वेक्टर माइनस RB वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। हाँ बेटा क्लियर है यहां तक। तो जैसे इसको मैं माइनस करता हूं, माइनस करके मेरे पास रिजल्ट आ गया माइनस 3i कैप माइनस 4k कैप, और यहां से RBA वेक्टर की मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, तो ये जो मैग्नीट्यूड आती है दिस इज -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये 5 आ गई। ये कितनी मैग्नीट्यूड आ गई बेटा, इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई बेटा, R की वैल्यू 5 मीटर आ गई। अब यहां से अगर मुझे फोर्स निकालनी हो, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला है, 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q बाय RBA वेक्टर की मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू RBA वेक्टर। हाँ बेटा 1/4πε0 का मतलब, इसको चलो ऐसे कैसे लिखा रहने दो, कैपिटल Q स्मॉल q, ये भी ऐसे का ऐसे है, RBA की मैग्नीट्यूड का क्यूब, 5 का क्यूब 125 हो गया, इंटू RBA वेक्टर। RBA वेक्टर का मतलब हो गया बेटा कितना, -3i कैप माइनस 4k कैप। दिस विल बी योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए जब दो अलग अलग पॉइंट की आपको पोजीशन दी हुई है, तो आपको पोजीशन वेक्टर फॉर्म का यूज करना चाहिए, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि कैसे करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर एडिशन, जो हमने पढ़ना है, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। इसमें मेनली आपको पैरेललोग्राम लॉ के बारे में पता होना चाहिए। अब बड़े ध्यान से देखना क्या कहता है पैरेललोग्राम लॉ। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर A एक वेक्टर B, और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो बेटा पहले आप यहां से पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे, चाहे पैरेललोग्राम बोल दो चाहे ट्रायंगल लॉ बोल दो, दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं।
आप यहां से पहले क्या कंप्लीट करोगे बेटा, पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे, ये आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो ये जो वेक्टर आया जो डायगोनल इन दोनों साइड्स के बीच में से निकले, ये डायगोनल वेक्टर का एडिशन आता है और ये वाला एंगल ये बीटा बनता है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या दो वेक्टर के रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट की अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालनी है तो रूल ये कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होगा। और यहां से रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है जो मैं बीटा बोल रहा हूं, तो यहां से जो रिजल्ट आता है वो आता है tan बीटा विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा। ये हमारा tan बीटा का रिजल्ट आता है, जहां पर बीटा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब है a वेक्टर प्लस b वेक्टर विद a वेक्टर। हाँ बेटा क्लियर है। मैं क्यों पढ़ रहा हूं पैरेललोग्राम लॉ, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, मैंने कहां कहां यूज करना है। अब आगे हम जो न्यूमेरिकल कूलम्स लॉ पे बेस देखेंगे, उन न्यूमेरिकल के अंदर एक चार्ज पर बाकी 2-3 चार्ज की वजह से फोर्स लग रही होगी, उस फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग होगी। अगर उन फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग होगी तो बेटा अलग अलग डायरेक्शन में मैं उनको सिंपली ऐड नहीं कर सकता, बिकॉज फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो उनको ऐड करने के लिए मुझे वेक्टर वाला रूल लगाना पड़ेगा और एडिशन में इसका ऐसे करूंगा। ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए, ए बी की मैग्नीट्यूड है, ये बीटा एंगल ए वेक्टर के साथ बन रहा तो है। ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन का जो पता होना चाहिए। यहीं से मैं जो शॉर्टकट बहुत ज्यादा यूज करता होता हूं, अब आप उसको बड़े ध्यान से देखोगे। अगर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए ए के, किसके इक्वल हो जाए बेटा, ए के, ए और बी की मैग्नीट्यूड ए के इक्वल हो जाए, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है कि रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कह लो या a प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कह लो, वो आ जाती है बेटा 2a कोस थीटा बाई 2। यहां से आपको एक चीज पहले वाले रिजल्ट से पता होनी चाहिए कि जब हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो बड़े वेक्टर के पास आता है। मतलब अगर a बड़ा है b छोटा है तो ये बीटा थीटा बाई 2 से छोटा होगा। क्यों, आधा तो बीच में हो गया, ये वाला बड़ा है तो उसके पास आता है, तो थीटा बाई 2 से कम हो गया। समझ आ रही है बेटा मैं क्या कह रहा हूं। अब यही चीज यहां पर है, अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एंगल को बाइसेक्ट करके निकलेगा। मतलब बीटा की वैल्यू थीटा बाई 2 आ जाएगी, बिल्कुल बाइसेक्ट करके निकलेगा। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है। ये वाला रिजल्ट कब लगता है बेटा, जब दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या हो, जब दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा, सेम हो, तभी ये रिजल्ट लगेगा, अदरवाइज ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं होता। यहीं से अगर मैं इसी को आगे थोड़ा सा और लिखूं, मैं इसके लिए टेबल बना देता हूं। ये टेबल एक बना रहा हूं जो मेरे लिए बहुत यूजफुल टेबल बनेगी। यहां पर थीटा की वैल्यू है और यहां पर मैं a प्लस बी की मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, और ये टेबल सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है ओनली इफ a की मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी की मैग्नीट्यूड इक्वल टू a हो जाए। तो बड़े ध्यान से समझना कि रिजल्टेंट a प्लस बी की मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, a प्लस बी की मैग्नीट्यूड का मतलब है इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r। हाँ भाई, तो देखते हैं क्या बनेगा। थीटा 0 डिग्री, थीटा 60 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, थीटा 120 डिग्री एंड थीटा 180 डिग्री। ये रिजल्टेंट अब हम देखते हैं क्या से क्या क्या रिजल्टेंट आ रहे हैं। आप देखो, अगर आप थीटा को 0 यहां रख दो, cos 0 becomes 1, तो ये आ जाता है 2a। थीटा को 60 रख दो, 60/2 cos 30 is √3/2, तो ये रिजल्ट आ जाता है a√3। अगर आप थीटा को 90 रखो, 90/2 45 cos 45 is 1/√2, कट के क्या बचा बेटा, a√2। 120 रख दो, 120/2 60, तो ये a, और 180 पे 0। ये रिजल्ट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखने हैं। कब एप्लीकेबल है, जब दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड बेटा क्या हो, सेम हो।
तो इस एंगल पे ये रिजल्टेंट आता है, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट और वेक्टर में, ठीक है, अगला अलग से पॉइंट है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब जो मैं थीटा की बात कर रहा हूं, इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम हेड टू हेड और टेल टू टेल। एंगल दो वेक्टर के बीच में हमेशा हेड से हेड लिया जाता है या कहां से कहां लिया जाता है बेटा, टेल से टेल लिया जाता है। ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। जैसे मैं ये कह दूं ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो पक्का है थीटा 60 डिग्री हो गया, दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 आ गया। यहीं से अगर मैं ये कह दूं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये एंगल 60 डिग्री है, अब आंसर 60 नहीं है, अब आंसर 120 डिग्री है, 180 में से माइनस करके है। कैसे है, बड़े ध्यान से समझना है। ये वाला एंगल क्या था, इधर ए की भी टेल है, बी की भी टेल है, तो एंगल टेल से टेल का है। इधर क्या है, ए का तो हेड है बट बी की टेल है, तो ये एंगल हेड से टेल है, ना कि हेड टू हेड या टेल टू टेल। अगर हेड से टेल का एंगल आ जाए तो इसको 180 में से माइनस करके लिखते हैं। कैसे, आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि इस ए वेक्टर को आपने आगे उठा दिया, ए वेक्टर को उठा के आप आगे ले गए, इस वेक्टर को उठा के आप आगे ले गए, बी यहीं का यहीं रह गया, तो मतलब बी यहां गया। हाँ बेटा क्लियर है। आपका ये वाला एंगल, क्योंकि आप इसको उठा के आगे लाए हो, तो ये वाला एंगल 60 था। अब आपका जो एंगल हेड टू हेड या टेल टू टेल बना, वो कितना बना बेटा, 120 डिग्री। तो बड़े ध्यान से देखना है, दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है जिसको हम थीटा बोलते हैं, वो हमेशा हेड टू हेड लिया जाता है या बेटा कहां से कहां लिया जाता है, टेल से टेल लिया जाता है। ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं। यहां पर जो थीटा एंगल है, दिस थीटा एंगल इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आपको पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पता होना चाहिए, और ये टेबल हमारे लिए बहुत यूजफुल है। इस टेबल का डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, बट ये टेबल सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या हो जाती है बेटा, इक्वल हो जाती है।